इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया था तुम लोगों को कि इस इक्वेशन से हम लोग वन डायमेंशन के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं काफी सारी चीजें। वन डायमेंशन के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं उस स्लैब में या जो पर्टिकुलर मटेरियल है उसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ठीक है, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द हीट फ्लो रेट इन दैट स्लैब। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। वी विल सॉल्व दैट एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, we are going to find out the equation of temperature distribution in a plane slab। ठीक है, जो प्लेन स्लैब होता है उसमें इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये हम लोग निकालेंगे आज। और हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है थर्मल रेजिस्टेंस की। ठीक है, द थर्मल रेजिस्टेंस कैन बी यूज्ड एज अ एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी इन आवर सर्किट। वी कैन रिप्रेजेंट द थर्मल थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, so we will also discuss that today, as well as we will also discuss the composite slabs, that means the slab that will contain the more than one material। Okay, so when I am going to use the word composite, that simply means there are two or more material that is attached with each other। Okay, तो उसको हम composite यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, that will be called as a composite slab in which the two or more material will be used। Okay, so here we are going to discuss about the heat conduction। The topic that we are going to discuss is heat conduction in plane slab or from plane slab। plane slab, so what is basically the plane slab? अभी तक जो बनाते आ रहे हैं वही है हमारा प्लेन स्लैब। इस तरीके का ये हमारा कोई प्लेन स्लैब। ठीक है, जनरली हम क्या कहते हैं भाई कि ये जो प्लेन स्लैब है इसमें यहाँ पे टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, टेम्परेचर T2 मान लेते हैं। अभी तक मैं तुम्हें ये बताता आया हूं बार बार कि जो T1 से T2 तक का जो प्रोफाइल होती है टेम्परेचर की, दैट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, टिल नाउ, बट आई हैव नॉट प्रूव दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन, रियली इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वो भी आज हम प्रूव कर लेंगे, क्योंकि हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की जब इक्वेशन निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो इक्वेशन किस टाइप की है, वो पैराबोला की है, वो हाइपरबोला की है, वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, वी कैन फाइंड आउट दैट। सो लेट मी कॉल दिस इज अ स्लैब having the temperature T1 at this surface and T2 at this surface। ठीक है, maintained at a constant temperature of T1 and T2, and this is the length of the slab। Let me call this is the length of the slab। So now we will take some assumption। ये हमारी स्लैब थी। ठीक है, इस स्लैब में हमें हीट कंडक्शन की इक्वेशन निकालनी थी। ठीक है, मतलब हमें ये निकालना है कि इस स्लैब में ये जो टेम्परेचर T1 से T2 का वेरिएशन होगा ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोलिक होगा, या कैसा होगा। So first we will take some assumption, and what are the assumption? Assumption is the material is isentropic, isotropic। Isotropic means the K is constant, the everywhere the material K is constant। There is a steady state। Steady state means temperature is only function of X। These two temperatures are only function of X। Okay, no internal heat generation we are assuming, there is no internal heat generation। कोई हीटर नहीं लगाया, कोई मटेरियल में एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, and the fourth assumption is that this is 1D। Okay, so this is the assumption that we generally take for any plane slab for calculating the heat flow in the any plane slab। ठीक है, so the temperature is only function of X here। You must understand this, the temperature is only function of X, it is not function of time। Okay, so now we are going to use the energy equation to find out the temperature profile in this plane slab। ठीक है, तो जो एनर्जी इक्वेशन हमने या हीट डिफ्यूजन इक्वेशन जो हमने 3 डायमेंशनल फ्लो में निकाली थी। ठीक है, तो उसको हमने 1 डायमेंशन के लिए कन्वर्ट किया था। तो वो जो इक्वेशन थी हमारे पास, दैट इज द इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन sorry d square t upon dx square। This is the equation that we have this is the last equation in Cartesian coordinate। If you will see, this is the last equation in this Cartesian coordinate। This one, del can be replaced with the d, there is no problem। So del square t upon del x square is equal to 0। This is the last equation that is for 1 dimensional flow। So now we have to derive the temperature profile in this slab from this equation। We can easily derive, there is no problem। If you will integrate this equation more than 1 times, you will easily get temperature, because here in this equation, as you will see, there is only temperature and X। So temperature is a function of X, so you can easily derive। So we can write down this as d by dx of dt by dx। There is no problem on that। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं।
भाई इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको तुम्हें 2 बार इंटीग्रेट करना है, कुछ नहीं करना है। तो पहली बार जब हम इंटीग्रेट इसको करेंगे तो ये डी बाई डी एक्स हट जाएगा यहाँ से और इधर कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब पहली बार अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट C1। ओके, सो वी हैव डन द इंटीग्रेशन हियर। इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ गया, ठीक है, पहली बार हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है। नाउ वी कैन राइट डाउन दिस इक्वेशन एज, दिस कैन बी रिटन एज dt is equal to C1 dx। ओके, सो नाउ इंटीग्रेट अगेन, ठीक है, दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे। व्हाट वी विल गेट, द टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू C1x प्लस C2 एज यू नो, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, दोबारा इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो ये टेम्परेचर की इक्वेशन हमारे पास आ गई, बट स्टिल वी डू नॉट हैव the value of C1 and C2. So now our target is to calculate the value of this C1 and C2, the constant, the integration constant C1 and T2. इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अगर बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि ये हमारा यहाँ से इधर की तरफ x है, ये x है, ठीक है, इधर की तरफ हमने x माना हुआ है, पॉजिटिव साइड, ठीक है। तो अगर ये x है तो x इज इक्वल टू 0 पे जो t की वैल्यू है वो कितनी है, T1, ठीक है। तो देयर आर, वी हैव द टू कंडीशन नाउ। द फर्स्ट वन इज एट x इज इक्वल टू 0, if you see at x is equal to 0 the temperature T is equal to T1. This is the one of the condition. Let us apply this condition in this equation number 1, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा, T is equal to हमारा T1 हो गया, ठीक है, फ्रॉम 1 वी आर यूजिंग 1, ठीक है। T1 इज इक्वल टू C, x को 0 पुट कर दिया तो ये C1 वाले टर्म तो 0 हो गई। सो C2 यू आर गेटिंग टू बी एज T1। ओके, सो C2 यू आर गेटिंग टू बी, C2 इज इक्वल टू क्या आ गया, T1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमें C1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो C1 की वैल्यू के लिए जो दूसरी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे बता रहा हूं C1 के लिए, अगर मैं यहाँ पे C1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो C1 के लिए जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगा, ये हमें पता है कि x इज इक्वल टू L पे जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो क्या है, T2 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एट x इज इक्वल टू L द टेम्परेचर T इज इक्वल टू T2, दैट वी नो, दिस इज वन बाउंड्री कंडीशन। ओके, सो लेट मी पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट कर देता हूं तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को लिख सकता हूं T इज इक्वल टू C1 we have already calculated, so now I am putting down this C1 to be, तो C1 हम लोग already ले चुके हैं, ठीक है, sorry this C2 as T1, we have find out this C2 as T1, we'll just put down this value, so C1x plus C2 we have find it out as L, sorry T1, so we have find it out this as T1, okay. So now put down this x is equal to L in this equation, so what you will get, T is equal to C1, x is equal to हमने डाल दिया L plus T1, okay. So now we have to find out this C1, the value of this C1, ठीक है। तो इस value of C1 can be written as this T is equal to, this will be T is equal to T2 at T is equal T becomes T2 at C is equal x is equal to L, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आ गया, अब यहाँ से हम C1 कैलकुलेट कर सकते हैं। The C1 will be T2 minus T1 divided by L, okay. So as you can see we have now find out this C1 and this C2, ठीक है, already we have find out the C2. Now we can put down in this equation and you will get the final temperature distribution equation, ठीक है, final temperature distribution equation मिल जाएगी। तो temperature T will be equal to C1, C1 is nothing but T2 minus T1 divided by L, okay. So we are using this equation, ठीक है, multiplied by x plus C2, C2 is our T1, so plus T1. So this is the final equation that we are getting, ठीक है, and this is nothing but the temperature profile. So this is nothing but what, temperature profile, ठीक है। तो देख के बताओ कि ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, ये बताओ। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी कि कौन सी इक्वेशन होगी, ये कैसे पता चलेगा? सर y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। हाँ,
लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि y इक्वल टू mx प्लस सी ही है ये, ठीक है। जैसे अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें कई सारे टर्म है, t2 माइनस टी वन अपॉन एल है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x है प्लस टी1 है, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू mx प्लस सी की अगर मैं बात करूं, y इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें तुम्हें पता है कि ये m जो होता है, ठीक है, ये m क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्लोप। स्लोप, ठीक है, इसका कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी बोलेंगे कि ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ये जो T2 है ये तुमने कांस्टेंट रखा हुआ है, T1 तुम्हारा कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय L तुम्हारा फिक्स है, इसका मतलब ये इंटायर वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये स्लोप हो गया, ठीक है, दिस इज द स्लोप, ठीक है, एंड दिस इज x, ठीक है, x इज द वेरिएबल हियर, प्लस T1 इज आल्सो कांस्टेंट, एज यू कैन सी द सी, this is a constant, so T1 is already constant, ठीक है। So that's why as you can see the equation that we are getting for the slab is a straight line equation, ठीक है। So now we can draw the temperature profile in this slab, ठीक है। इस स्लैब में टेम्परेचर प्रोफाइल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कैसी होगी टेम्परेचर प्रोफाइल, स्ट्रेट लाइन होगी, देख लेना थोड़ा, मेरा स्ट्रेट लाइन यहाँ बन नहीं रहा है बट स्ट्रेट लाइन होगी, दिस विल बी स्ट्रेट लाइन, ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो प्रूफ हो गया भाई कि जो टेम्परेचर प्रोफाइल होगी प्लेन स्लैब में दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वेरिएशन विल बी स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया इतना सबको? यस सर। ठीक है, इसको देख लेना तुम लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, या तो फिर मिल ही जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं इसको आगे तुम्हें बताता हूं कि इस इक्वेशन से हीट फ्लो कैसे निकालेंगे। हीट फ्लो निकालने के लिए जो नेट हीट फ्लो हम लोग निकालते हैं किसी भी प्लेन स्लैब में, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग या तो यूज करें इस इक्वेशन को जो अभी हमने डिराइव करी है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर प्रोफाइल का तुम यूज कर लो, या तो विदाउट यूजिंग द टेम्परेचर प्रोफाइल इक्वेशन वी कैन आल्सो फाइंड आउट द हीट फ्लो। सो देयर आर टू मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द हीट फ्लो इन द प्लेन स्लैब, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं बाय यूजिंग अ टेम्परेचर प्रोफाइल इक्वेशन, फर्स्ट आई विल राइट डाउन द टेम्परेचर प्रोफाइल इक्वेशन हियर, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रोफाइल में इक्वेशन लिख देता हूं पहले यहाँ पे, जो अभी हमने डिराइव करी है। तो टेम्परेचर प्रोफाइल की जो इक्वेशन हमारे पास आई है, T इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय L into x plus T1, okay. So this is the equation of temperature profile, okay. So now we want to find out the rate of heat flow, ठीक है। तो rate of heat flow जो हम लोग निकालते हैं, the Q we can find out from the Fourier law of equation, that is Ka dt by dx, ठीक है। तो इससे तो बिल्कुल एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये dt by dx तुम्हारा स्लोप है एंड दिस इज द स्लोप। सो इफ या तो निकालना चाहो तो निकाल लो इसको, ये जो टेम्परेचर वाली इक्वेशन है, ठीक है, इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो dt by dx आ जाएगा, ठीक है। तो dt by dx करोगे भाई तो x तो जीरो ही हो गया, ठीक है, और ये जीरो ही हो गया, t1 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय L, you will get this dt by dx है, ठीक है। तो सीधा सीधा पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस के ए T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय L, ठीक है। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम, ये जो हमने इक्वेशन निकाली है ये निकाली है बाय यूजिंग टेम्परेचर प्रोफाइल, ठीक है। अब हम सेम इक्वेशन, ये जो Q इजिकल टू माइनस के ए T2 माइनस T1 अपॉन L आया है, ठीक है, वी कैन ऑल्सो डराइव द सेम इक्वेशन विदाउट यूजिंग दिस टेम्परेचर प्रोफाइल इक्वेशन। ये टेम्परेचर प्रोफाइल की इक्वेशन हम नहीं भी यूज करेंगे तब भी हम निकाल सकते हैं फ्रॉम द फूरियर्स लॉ, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो ये पहला केस हो गया, ठीक है, कि हम टेम्परेचर प्रोफाइल की इक्वेशन निकाल रहे हैं, टेम्परेचर प्रोफाइल से जो हीट की इक्वेशन है वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। सो नाउ वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द रेट ऑफ heat flow, we can also find out the rate of heat flow Q, ठीक है, without using this temperature profile equation. So how we will calculate, we know that the Q is given by minus Ka dt by dx, ठीक है, and we want to calculate the temperature profile in this particular slab, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। चेंज क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको लिख रहा हूँ
q into dx, dx को इधर ले गया, ठीक है, and we will put down integration sign as we will integrate this, ठीक है, that can be written as ka dt, ठीक है. Now if you see the variation of x is from, for this slab, as you can see we have discussed the slab for this slab. So if you see in the slab the variation of x is from x is equal to 0 to x is equal to l, ठीक है, x is equal to x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 to l वेरी कर रहा है, तो लगा दो भाई इसमें, इसको लगा देंगे 0 to l, ठीक है, q को ले लेंगे बाहर, dx इज इक्वल टू, ये dt कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो ये तो तुम लोगों को पता ही है dt कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहाँ पे माना है T1 और यहाँ पे माना है T2, ठीक है, तो T1 यहाँ पे हायर टेम्परेचर है, T2 लोअर टेम्परेचर है, तो जो हमारा ये dt है वो वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, T1 से T2 तक वेरी कर रहा है. सो वी कैन राइट डाउन दिस एज माइनस के ए, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, dt T1 टू T2, ओके. सो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा Q इंटू एल विल बी इक्वल टू के ए T2 माइनस T1, ओके, माइनस ऑफ दिस, ठीक है. सो फाइनली यू विल गेट द सेम इक्वेशन, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सो फाइनली यू विल गेट दिस Q एज माइनस के ए T2 माइनस T1 divided by L. So you are getting the same equation as here, ठीक है, जो यहाँ पे मिला था, जो हमें यहाँ पे मिला था, ये जो इक्वेशन मिली थी और ये जो इक्वेशन हमारी आई है, दोनों सेम है, ठीक है. तो या तो टेम्परेचर प्रोफाइल का यूज करो, ठीक है, या तो फिर तुम किसका यूज कर सकते हो, तुम सीधा सीधा इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन ए स्लैब, ठीक है. समझ में आ गया टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन ए स्लैब स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, मेन यहाँ पे यही था मोटो ये टॉपिक डिस्कस करने का, कि तुम्हें ये पता चल जाए कि स्ट्रेट लाइन क्यों होती है, कि जब भी वन डायमेंशनल फ्लो होगा तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, वन डायमेंशनल फ्लो में हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा. क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? नो सर. बहुत ही सिंपल चल रहा है, अभी कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम नॉर्मल, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि समझ में ना आए, ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग और इंटीग्रेट कर रहे हैं, ओके. तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पीपीटी के थ्रू तुम्हें पहले बताना चाहूंगा. सो ये हमारा जो दूसरी यूनिट थी, मतलब सॉरी दूसरा चैप्टर जो था, दूसरा चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म हो गया है, ठीक है. तो ये फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर हैं, पहले मैं तुम्हें बता दूं. पहला चैप्टर तो वो था जिसमें तुमने ये पढ़ा कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, फूरियर लॉ क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होती है, रेडिएशन का लॉ क्या होता है, ठीक है, ये पहला चैप्टर पढ़ा. वेरिएशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, पहले चैप्टर में, ठीक है. दूसरे चैप्टर में तुम्हारा हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशन, ठीक है, जिसमें तुमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की इक्वेशन पढ़ी, तुमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन पढ़ी, और फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की इक्वेशन पढ़ी, और फिर बाउंड्री कंडीशन पढ़ी, ठीक है. ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी. नाउ वी कम टू द चैप्टर नंबर 3. द चैप्टर नंबर 3 इज स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन, ओके. तो स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन है हमारा चैप्टर नंबर 3, ठीक है. यूनिट कितनी है टोटल? 5 यूनिट है, वही 5 यूनिट जो होती है वही है, ओके सर, ओके, ठीक है. तो इस जो स्टडी स्टेट हीट कंडीशन चैप्टर नंबर 3 है, इसमें बेसिकली तुम पढ़ोगे एनालॉजी टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब जो थर्मल रेजिस्टेंस है और जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसमें क्या सिमिलरिटी है. कोई भी कंपोजिट स्लैब है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है. उसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो हमारे पास सिलिंड्रिकल एलिमेंट हो या कोई स्फेरिकल एलिमेंट हो तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ठीक है. उसके बाद हम इसमें लास्ट में पढ़ेंगे देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विल बी आस्क्ड इन द गेट एग्जाम आल्सो मेनी टाइम्स, ठीक है, दैट इज द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, ठीक है. सो द चैप्टर इज स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन, ठीक है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो प्लेन वाल वाला है ये तो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया है, ठीक है. तो टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स एज यू कैन सी फ्रॉम द टेम्परेचर प्रोफाइल इक्वेशन. नाउ कम टू द थर्मल रेजिस्टेंस कंसेप्ट, ठीक है. तो भाई थर्मल रेजिस्टेंस कंसेप्ट क्या होता है, देखो थर्मल रेजिस्टेंस कंसेप्ट के लिए सबसे पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा
कि जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस है और जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसमें सिमिलरिटी क्या है। ठीक है, तो देखो सिमिलरिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस और वैसे, तो देखो मान लो कि जो हीट का फ्लो होता है उसके लिए हमेशा क्या चाहिए तुम्हें, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा T1 है और ये तुम्हारा T2 है। ठीक है, तो भाई हीट का जो फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा, हायर टेम्परेचर अगर मैं T1 को मानूं और T2 को लोअर टेम्परेचर मानूं, तो हायर टेम्परेचर से हीट जो है लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। तो इस सर्किट में कुछ इस तरीके से जो हीट है वो फ्लो करेगी। ठीक है, अब मैं कहूं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो वैल्यू की मैं बात करूंगा बाद में, इसकी वैल्यू तो तुम निकाल सकते हो कितनी होगी। अगर एक कंडक्टिव हीट ट्रांसफर है तो उसके लिए अगर मैं देखूं तो उसके लिए तुम फूरियर लॉ से निकाल सकते हो कि क्यू की क्या वैल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिकल सर्किट की मैं बात करता हूं, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में तुमने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो कोई भी करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। विदाउट वोल्टेज डिफरेंस वहां फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट का वोल्टेज V1 है और इस पॉइंट का वोल्टेज V2 है। ठीक है, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, V1 से V2 की डायरेक्शन में जो करंट है वो हमारा फ्लो करेगा। सो आई विल बी इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, और इस आई की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं कहूं कि इस आई की वैल्यू कितनी होगी, तो इस आई की वैल्यू तुम लोग लिखते हो V/R। ठीक है, तो V/R मतलब क्या, जो टेम्परेचर डेल्टा V/R बेसिकली, तो डेल्टा V क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा V होगा हमारा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R, दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस। लेट मी कॉल द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट टू बी R। सो वी कैन राइट डाउन दिस एज V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय RE। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर हम थर्मल सर्किट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आई है उसका जस्ट हमारा आई का जो एनालॉजी है वो क्या है, हमारा यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आई फ्लो कर रहा है, यहाँ पे क्यू फ्लो कर रहा है। ठीक है, और आई की वैल्यू क्या है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय RE। ठीक है, तो अगर मैं इसको RE बोलूं, अगर मैं इसको RE बोलता हूं मान लो, ठीक है, तो अगर ये इसका RE है, ठीक है, या मैं R बोलता हूं मान लो इसको R है अगर ये, ठीक है, तो इस Q की वैल्यू को तुम लिख सकते हो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R। यू कैन इजीली राइट डाउन लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही, भाई I क्या था, वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो Q क्या होगा, टेम्परेचर का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, अब तुम्हें अगर कंडक्शन की मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इस Q की ऑलरेडी इक्वेशन तुम्हें पता है। ठीक है, Q की इक्वेशन क्या होती है कंडक्शन के लिए, अभी अभी हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, अभी अभी क्या निकाला था, Q की इक्वेशन क्या होती है, माइनस लगा लो या फिर T1, देखो माइनस लगाओगे तो ये देख लो, ये हमारे पास इक्वेशन थी, अगर माइनस लगाओगे, ठीक है, तो T2 माइनस T1 लिखना पड़ेगा, माइनस नहीं लगाओगे तो T1 माइनस T2 लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो वो देख लेना तुम कैसे लिखना चाहते हो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लस साइन के साथ ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो Q की जो वैल्यू होती है वो होती है KA T1 माइनस T2, ठीक है, डिवाइडेड बाय L, ये होती है। ठीक है, बट Q तुम्हें किस फॉर्मेट में चाहिए, T1 माइनस T2 ऊपर आना चाहिए और बाकी सारी चीजें नीचे आ जाए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, T1 माइनस T2, ठीक है, डिवाइडेड बाय L अपॉन KA, ऐसा लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो अब ये इस फॉर्मेट में आ गया, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R लिखना था तो इस फॉर्मेट में आ गया। इसका मतलब ये चीज तो T1 माइनस T2 है। ठीक है, और ये चीज क्या है, दिस इज R। ठीक है, द थर्मल रेजिस्टेंस। So this is the similarity, as you can observe this is the similarity that you must understand between the electrical current flow and the heat flow। यहाँ पे बहुत क्लियर डायग्राम दिया हुआ है, तुम देख सकते हो, T1 is higher temperature, T2 is lower temperature। In this circuit, the T1 is higher than T2, and in this circuit, the V1 is greater than V2। So as you can see, this can be written like this। And for the conduction, this thermal resistance, ये जो अभी हमने thermal resistance निकाला, ये कंडक्शन की इक्वेशन से निकाला है। तो L बाय K किसका थर्मल रेजिस्टेंस दिखाएगा, कोई भी जो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा होगा उसमें कितना थर्मल रेजिस्टेंस आ रहा है उसको ये दिखाएगा। ठीक है, या वाल हो या स्लैब हो, तो ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि स्लैब का जो कंडक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा कोई भी मतलब सर्किट है
क्या कहते हैं थर्मल हमारा कोई भी सेटअप है, ठीक है, उसको तुम एज इलेक्ट्रिकल सर्किट से कंपेयर करके बिल्कुल उसी तरीके से जो थर्मल सर्किट है वो तुम डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे ये होगी। बस तुम्हें एनालॉजी में एक चीज याद रखनी है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है, मतलब जो क्यू की एनालॉजी है, दैट इज आई, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द थर्मल रेजिस्टेंस, ओके। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था थर्मल रेजिस्टेंस का। अब इसी तरीके से ये तो मैंने कंडक्टिव के लिए बताया तुम्हें कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो तीनों के लिए जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो अलग अलग हो सकता है, तो मैं तीनों के लिए तुम लोगों को बता देता हूँ कैसे निकालना है। तीनों केस के लिए जो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ठीक है, अगर हमें दिया गया है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो पहले वाले के लिए तुम्हें पता चल गया, बहुत ही आसान था पहले वाले का। तो ऐसा था कुछ कि ये T1 था, ये T2 था, ठीक है, और इस थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आई, आर कंडक्टिव लिख देते हैं इसको, आर कंडक्टिव की वैल्यू क्या आई, L by K। दिस इज द कंडक्टिव रेजिस्टेंस, ओके। सिमिलरली you may have the कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑल्सो, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो इजीली, you can see in this diagram there is a solid body, this is the solid body, okay, and there is a T infinity, the fluid moving here at temperature T infinity, ठीक है, and the surface temperature is Ts, ठीक है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर कुछ कन्वेक्शन के द्वारा भी होगा, वो हम किससे निकालते हैं, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कन्वेक्शन से निकालते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्यू कन्वेक्टिव इक्वल टू एच ए एस, जो सरफेस का एरिया है, मल्टीप्लाइड बाय टीएस माइनस टी इन्फिनिटिव। अगर टीएस ज्यादा है तो टीएस इधर आएगा, अगर टी इन्फिनिटिव ज्यादा है तो टी इन्फिनिटिव ज्यादा आएगा, क्योंकि क्यू हमेशा पॉजिटिव होना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस इक्वेशन में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि टीएस इधर ही आएगा, टीएस इधर भी आ सकता है, जो टेम्परेचर ज्यादा होगा वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी मैं बिल्कुल सिमिलर तरीके से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ इस थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो, अगर मैं क्यू की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, इसका टेम्परेचर हमने रख दिया Ts, यहाँ पे कोई फ्लूइड है जो कि मूव कर रहा है, लेट मी कॉल दिस दिस इज अ फ्लूइड and this temperature of this fluid is T infinity, ठीक है, and we want to find out the net heat transfer in this particular slab or this, ठीक है। तो पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि पहले तो हमने कंडक्टिव का निकाला है, कंडक्टिव पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। कंडक्टिव का तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L अपॉन K, ठीक है। so this is delta T basically and this is your resistance, conductive resistance, ठीक है। now come to the convective, Q convective। Q convective हम लोग किससे निकालते हैं, H एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ दिस सरफेस, ये जो भी सरफेस है हमारे पास इसका हम एरिया ले लेंगे, मान लो ये सरफेस है तो इसका एरिया ले लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, डिपेंड करता है यहाँ पे कि टीएस पहले आएगा कि टी इन्फिनिटिव आएगा, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बड़ा है। तो मैंने ये मान लिया कि टीएस बड़ा है, टी इन्फिनिटिव छोटा है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टीएस माइनस टी इन्फिनिटिव, ठीक है। बट हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, मैंने बताया था Q को किस फॉर्म में लिखना है, डेल टी बाय आर के फॉर्म में लिखना है, तभी हम इसको लिख पाएंगे, ठीक है। तो डेल टी बाय आर के फॉर्म में हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो भाई डेल टी हमारा ये हो गया यहाँ पे टी एस माइनस टी इन्फिनिटिव, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर के फॉर्म में लिखना है तो इसको मैं एच बाय 1 बाय एच ए लिख सकता हूँ, ठीक है। सो नाउ दिस इज नथिंग बट टी एस माइनस टी इन्फिनिटिव डिवाइडेड बाय आर कन्वेक्टिव, ठीक है। तो इस तरीके से जो आर कन्वेक्टिव है, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस को भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं अगर कहूँ कि इसका मुझे इलेक्ट्रिकल सर्किट बना के दिखाओ तो तुम इजीली बना सकते हो, कहोगे भाई यहाँ पे टीएस है, ठीक है, यहाँ पे टी इन्फिनिटिव है, ठीक है, इन दोनों के बीच एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 1 अपॉन एच ए, ठीक है। सो एवरी सर्किट, every heat transfer process that we are seeing here can be reduced into the electrical circuit, ठीक है। तो ये तो कन्वेक्टिव का हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं तुम लोगों को बता देता हूं, अगर तुम्हारे पास कन्वेक्टिव के अलावे एक और हमारे पास हीट ट्रांसफर का मोड होता है, वो है हमारा रेडिएशन हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर का कैसा होगा, तो उसके लिए भी बता देता हूँ, ये देख लो एक बार ध्यान से। रेडिएटिव हीट ट्रांसफर का तुम लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये इक्वेशन तो फिलहाल उसके लिए है, ठीक है,
जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/HA हो गई, ठीक है, कंडक्टिव के लिए L/K हो गई, ठीक है। अब सबसे थोड़ा सा टिपिकल है उसका, जो डिफिकल्ट है थोड़ा सा देखोगे अगर तो, ठीक है, इसका रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए निकालना। सो लेट मी कैलकुलेट नाउ, लेट मी कैलकुलेट द थर्मल रेजिस्टेंस बाय द रेडिएटिव हीट ट्रांसफर कितना होगा, ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस इन रेडिएशन, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे। किसी को आइडिया है? देखो अब थर्मल रेजिस्टेंस जो होगा, मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस का भाई कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। लेट मी कॉल द टेम्परेचर ऑफ दिस सरफेस टू बी T1, ठीक है, ये सरफेस को हमने T1 टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। इसके बगल में कोई एयर है या कुछ भी फ्लूइड है, ठीक है, इसका भी कुछ ये क्या कहते हैं, रेडिएशन ट्रांसफर होगा, रेडिएटिव हीट ट्रांसफर, टी इन्फिनिटी बोल देते हैं कि टी इन्फिनिटी है जो इसके बगल में फ्लूइड है, ठीक है, दिस इज द सरफेस, ठीक है। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द थर्मल रेजिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर सर्किट फॉर रेडिएशन, दिस इज फॉर रेडिएशन, ठीक है। तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना, कुछ भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें इसमें डिफिकल्टी हो सकती है, बट देखो यहाँ पे कुछ नहीं है। क्यू की वैल्यू जो होती है, ठीक है, क्यू की वैल्यू हमारी होती है जो थर्मल रेजिस्टेंस, जो हमारा रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू की इक्वेशन मैंने ऑलरेडी बताई थी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से, ठीक है। वो क्या कहता है, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन सिग्मा बी ए T1 raised to the power 4 minus T infinitive raised to the power 4. This is the equation, ठीक है, that is for heat transfer, radiation heat transfer, that is for radiation heat transfer, ठीक है। Now we want to reduce this particular heat flow into the electrical analogy, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, let me call this to be T1, let me call this to be T infinity. Our task is to find out the value of this R radiative. Our task is to find out this value of R radiative, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारा T1 रेज टू द पावर 4 है माइनस T इन्फिनिटी रेज टू द पावर 4 है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा एप्सिलॉन बी ए, ठीक है। नाउ यू कैन राइट डाउन दिस एज T1 स्क्वायर माइनस T इन्फिनिटी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय T1 square plus T infinitive square. This can be written as T1 raised to the power 4 minus T infinitive raised to the power 4 can be written like this. इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है, where we have taken a to be T1 square, ठीक है, and b to be T infinitive square. इस तरीके से हमने लिख दिया भाई, ठीक है। जब इस तरीके से लिख दिया तो इसको थोड़ा और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज सिग्मा बी, this is a, ठीक है। now this is again a square minus b square, that can be written as a plus b and a minus b, ठीक है। तो a plus b और a minus b लिख सकते हैं, तो a minus b into a plus b में कर लेता हूं, तो a minus b is T1 minus T infinity multiplied by a plus b T1 plus T infinity, ठीक है। और इसके साथ ये भी है प्लस वाला जो है T1 स्क्वायर प्लस T infinity स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें जो ये रेडिएशन की इक्वेशन है, देखो हमें थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए, थर्मल रेजिस्टेंस हमें तभी मिलेगा जब हमारी रेडिएशन की जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में आ जाए, T1 माइनस T इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इसके साथ कुछ नीचे आ जाए, मतलब बाकी सारी क्वांटिटी जो भी आएगी वो हमारा ये रेडिएशन का जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा। इसको इस फॉर्मेट में लेके जाना है इस इक्वेशन को, ठीक है। तो अब आगे और सॉल्व कर लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एप्सिलॉन बी ए T1 माइनस T इन्फिनिटी, ठीक है। थोड़ा एक बार और लिख देता हूँ इसको जिससे कि साफ दिख जाए, T1 प्लस T इन्फिनिटी और इसके साथ था T1 प्लस T इन्फिनिटी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव, ठीक है। तो इसको अब हमें चेंज करके लिखना है, ठीक है। चेंज करके हम लिख देंगे भाई, अब हमें ऊपर क्या चाहिए, ऊपर चाहिए हमें ये T1 माइनस T इन्फिनिटी चाहिए ऊपर, तो इसको ऊपर रखेंगे, बाकी जितनी क्वांटिटी है सबको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर ऊपर रखोगे तो क्या बचेगा, T1 माइनस T इन्फिनिटी तो ऊपर रह गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय बाकी सबको नीचे ले जाना है, तो बाकी सबको अगर नीचे ले जाओगे तो इसको लिखोगे 1 अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन बी ए और बाकी सारी क्वांटिटी जो बच गई, ठीक है, ये हमारी कितनी बच गई है, नीचे आएगा ये सारा का सारा, ठीक है। T1 प्लस T इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस T इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर था,
ठीक है, ये तो देख सकते हो जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो ये वैल्यू होगी, ये जो नीचे बड़ा वाला ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ा वाले ब्रैकेट में जो क्वांटिटी आई दैट इज द वैल्यू ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो आर रेडिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ये जो वैल्यू आई है एप्सिलॉन सिग्मा बी ए मल्टीप्लाइड बाय T1 प्लस T इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय T1 स्क्वायर प्लस T इंफिनिटी स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर है? तीनों का पता चल गया? जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो क्या क्या होगा, समझ में आ गया कि थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकाल रहे हैं? यस सर, आ गया। इसका थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा तुम्हें, इसका जो तुम्हारा रेडिएशन वाला है, क्योंकि इसमें इक्वेशन थोड़ी सी इसको T1 रेज़ टू द पावर 4 और T इंफिनिटी रेज़ टू द पावर 4 में है ना, तो कुछ नहीं किया है, हमें उसको इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में लाने के लिए हमें देखो इस फॉर्मेट में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने जो डिफाइन किया है वो ऐसा ही किया है, इस फॉर्मेट में हमें लाना पड़ेगा उस इक्वेशन को, Q को जो है हमें इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा कि ऊपर तो टेम्परेचर हो और बाकी सारी क्वांटिटी नीचे आ जाए, ऊपर तो टेम्परेचर का डिफरेंस हो और बाकी सारी क्वांटिटी नीचे आ जाए, तो जितनी क्वांटिटी नीचे जो आ जाएगी वही हमारा थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब वो कौन सा है, कंडक्टिव का है कि कन्वेक्टिव का है कि रेडिएशन का है, वो तो डिपेंड करेगा कि हम कौन से सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, वहां हीट फ्लो कैसा हो रहा है, ठीक है। बट ये मैंने तुम्हें बता दिया कि जो तीनों का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो इस तरीके से तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब मैं लास्ट में तुम लोग को लिख के बता देता हूँ कि तीनों का क्या क्या आया है। आर कंडक्टिव का तो हमारा आया है L बाय के, ठीक है। आर कन्वेक्टिव का आया है 1 अपॉन एच, ठीक है, जहां पे H तुम्हें पता होना चाहिए, H क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, दिस H इज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, H I have already discussed in Newton's law of cooling. R radiative we have also find out, R radiative, ठीक है, R radiative we have find it out as 1 upon epsilon sigma BA T1 plus T infinitive multiplied by T1 square plus T infinitive square. Okay, so these are the thermal resistance we have find it out today, ठीक है। In any circuit this will be always like here there will be temperature T1, here will be temperature T2 and this will be our resistance values, ठीक है। तो ये तीनों पता होनी चाहिए भाई, थर्मल रेजिस्टेंस कन्वेक्टिव में क्या होगी, कंडक्टिव में क्या होगी और रेडिएटिव में क्या होगी, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं तीनों, सबको ये बताओ, तीनों ये समझ में आए? यस सर, आ गए। भाई साथ के साथ करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि इसको लिख के मैं बताता हूँ, इक्वेशन बहुत सारी है, ठीक है, लिखूंगा मैं तो उसमें तुम अगर साथ में लिखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। अगर नहीं लिखोगे बस देखोगे वीडियो तो हो सकता है कुछ चीजें मिस कर जाए, ठीक है। तो वो तुम जब करोगे तो देख लेना, मैंने यहाँ बताया हुआ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर तुम्हें उसमें मिल ही जाता है, ठीक है। वैसे भी मैं यूट्यूब वाले भी बना दूंगा जिसमें तुम्हारा शॉर्ट हो जाए थोड़ा टाइम, क्योंकि जो लेक्चर होता है उसमें काफी डिटेल में मैं डिस्कस करता हूँ, यूट्यूब वीडियो में डायरेक्ट बता दूंगा कि ऐसे ऐसे हो, ठीक है। वहां पे ये क्या है कि इंटरेक्टिव नहीं है तो उसमें मेरा टाइम थोड़ा बच जाता है, तो वो तुम्हारा 15-20 मिनट का होता है, ये तुम्हारा 50 मिनट का हो जाता है, ठीक है, ये है फर्क।